हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? क्लास 10th सीबीएसई केमिस्ट्री के लिए पूरी सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है यहां से हम स्टार्ट करेंगे और एक सर्टेन मेथोडोलॉजी के हिसाब से ही हम लोग अपना काम करने वाले हैं। आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रिलेटेड विद द सीबीएसई क्लास 10th। तो लगातार आप देखते रहेंगे, बहुत बढ़िया सब चीजें मैं करने वाला हूं इसके अंदर। टॉपिक है हमारा आज का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ सिलेबस फॉर 10th सीबीएसई केमिस्ट्री। माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये मैं पूरा का पूरा सीरीज लेके आ रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं। आप बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड, डिफरेंट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सभी टॉपिक को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज में आप सभी लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग बहुत ही एंजॉय करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने काम को। चैप्टर का नाम जैसे आप जानते हैं, यहां पर मैंने लिखा है केमिस्ट्री क्लास 10th। चैप्टर 1 स्टार्ट करने और चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज के टॉपिक्स हम लोग इसमें क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, विच आर द टॉपिक्स फॉर टुडे। एवरी टाइम आई एम गोइंग टू दिस गिव यू अ काइंड ऑफ लिस्ट। आज सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज। आपकी बुक के अंदर 1.1, 1.2, 1.3 इन तीनों एक्टिविटीज को हम अच्छे डिटेल में समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। साथ में हम लोग कुछ एक नया सा टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल। तो यहां पर आपको एक बेसिक स्टार्ट मिलेगा और लगातार आपको क्लासेस मिलती चली जाएंगी। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, सब चीजें बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बारे में आपको क्लास 9th में या क्लास 8th के अंदर अच्छे से बताया जाता है कि व्हाट डज मीन बाय फिजिकल चेंज एंड व्हाट डज मीन बाय केमिकल चेंज। तो here we are going to discuss the chemical changes actually in form of chemical reaction, chemical equations। तो उन्हीं सब चीजों को, बहुत सारे एरिया हैं जहां पर हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, रेस्पिरेशन जो लगातार लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलने वाला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो वो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत ही जरूरी है। तो रेस्पिरेशन भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। हमारी बॉडी को एनर्जी इसी के थ्रू मिलती है। कुकिंग ऑफ फूड के बारे में बात करें, कुकिंग ऑफ फूड, तो कुकिंग ऑफ फूड भी एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस के लिए अगर मैं जनरल आपसे बात करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल प्रोसेस वे सभी प्रोसेस हैं जिनको आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक पहुंचने के बाद आप वापस उसी फॉर्म में सेम कंडीशन में नहीं ला सकते। तो जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो दे आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल इफ यू थिंक अपॉन कि बहुत सारे चेंजेस आपके एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप की अगर आप प्रोसेसेस के बारे में सोचते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ केमिकली चल रहा है। इतनी सारी मेडिसिन लेकर जो हम लोग बात करते रहते हैं, दे आर मेड बाय केमिकल प्रोसेसेस। तो डिफरेंट टाइप की चीजें हम लोग इसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका जो माना जाता है कि हम कुछ सर्टेन एक्टिविटीज को समझ रहे हैं और उन्हीं एक्टिविटीज की हेल्प से हम आगे टॉपिक को थोड़ा एडवांस लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी तीनों की तीनों एक्टिविटीज, 1 by 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इन्हीं एक्टिविटीज को लेकर मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सी एक्टिविटी 1.1 बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग मैग्नीशियम रिबन, वी आर टेकिंग मैग्नीशियम रिबन होल्डिंग विद द टोंग एंड वी आर बर्निंग इट विद द हेल्प ऑफ ईदर अ बर्नर, बंसन बर्नर को यूज कर सकते हैं या फिर आप स्पिट लैम्प को यूज करते हैं। एज सुन एज ये जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होना शुरू होगा, इट विल रिलीज एशेज। ये एशेज को आप कलेक्ट करेंगे एक किसी डिश के अंदर और यहां पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की एशेज मिलने वाली हैं। तो दिस इज अ जनरल काइंड ऑफ एक्टिविटी। अब यहां से इन पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के रेफरेंस में। तो देखिए क्या होने वाला है,
यहां पर हम लोगों ने बोला सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम रिबन जो 3 to 4 मैग्नीशियम, Mg इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ का होना चाहिए। इट शुड बी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा तो आप उसको अच्छे से टोंग की हेल्प से होल्ड कर पाएंगे। दूसरी बात, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बाय यूजिंग सैंडपेपर। सैंडपेपर अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सैंडपेपर से, जो सैंडपेपर होता है उससे हम अच्छे से रब कर देते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं मैग्नीशियम रिबन को, उसके बाद ही हम इसको यूज करते हैं। आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं केमिकल प्रोसेसेस को बताने के लिए। नॉर्मली मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं नॉर्मली क्या बोल रहा हूं कि मैग्नीशियम इज बर्निंग विद ऑक्सीजन and giving magnesium oxide. Magnesium ribbon is burning and basically producing magnesium oxide. But ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, स्टेटमेंट यहां पर जो हम लिख रहे हैं ये एक डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा एक तरीके से हमने पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक से पूछते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते। ठीक क्लिक करेंगे अगर हम मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसा स्टेटमेंट अगर लिख रहे हैं तो एक तरीके से हम लोगों ने अपने केमिकल प्रोसेस को डिस्क्राइब किया है, लेकिन ये मेथड काफी लंबा सा मेथड माना जाता है। ऐसा लगता है कि बड़ा लंबा जैसा हमने कुछ लिख दिया। दूसरा एक और इसमें पॉइंट है कि अगर हम इस पूरे पॉइंट को सिंबलाइज करके लिख दें, लाइक मैग्नीशियम को मैं Mg लिख दे रहा हूं, मैग्नीशियम को, चलो सिंबल की बात आगे करते हैं। मैग्नीशियम को मैं लिख रहा हूं मैग्नीशियम इज बर्निंग विद ऑक्सीजन, तो मैंने प्लस करके लिख दिया ऑक्सीजन, प्लस करके मैंने लिखा ऑक्सीजन, एंड गिविंग, प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक ये भी मेथड है आपको केमिकल चेंज को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन यहां इस मेथड के अंदर भी एक प्रॉब्लम हम लोगों को नॉर्मली दिखाई देती है। प्रॉब्लम क्या दिखाई देती है, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल हो गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, लेकिन यहां पर हम लोगों ने इक्वेशन तो बनाई, एरो तो लगाया, इक्वेशन वगैरह बनाकर हमने बताया बेसिकली कि ये जो एरिया है यहां पर वे रिएक्टेंट्स, इनको बोलते हैं, रिएक्टेंट्स आर दोस केमिकल स्पीसीज, इनको क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट्स, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्मली लिखे जाते हैं, मैंने डाउनवर्ड लिख दिया इसको, और इनको हम क्या बोल देंगे, यहां पर जो भी बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका बना, लेकिन इस फॉर्म में भी एक प्रॉब्लम है कि हमने काफी सारे वर्ड्स यूज किए, काफी टाइम कंज्यूम किया, इसीलिए इस तरीके की फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। यानी बेसिकली मैंने अपने केमिकल चेंज को एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में बताया। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है बेटा कि अगर हम इनके सिंबल्स केमिकली जानते हैं, ठीक से समझना, मुझे पता है आप लोगों को काफी नॉलेज है, लेकिन फिर भी बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। हम लोगों को मान लिया इसके सिंबल्स पता है, जैसे मैग्नीशियम को हम लोग बोलते हैं Mg, ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में बोला जाता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। तो ये काफी सिंपल दिखाई दे रहा है, यानी ये फॉर्म जो आपको दिखाई दे रही है समय पर काफी कंफर्टेबल जैसा लग रहा है, लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन तो 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ऑल्दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए,
क्यों सेम होने चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन क्लास 9th में पढ़ा है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा एप्लीकेबल रहता है किसी भी केमिकल प्रोसेस में। लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब वेट ऑफ रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द वेट ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो उस लॉजिक से रिएक्शन को बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इस तरीके की रिएक्शन जो कि अभी बैलेंस नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने सिंबॉलिक तरीके से लिख दिया अपनी रिएक्शन को, इसको बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन। स्केलेटल रिएक्शन या इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, स्केलेटल रिएक्शन या स्केलेटल इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या होना चाहिए कि इसको रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही सिंपल से मेथड है, ऑल्दो छोटी छोटी क्लासेस से स्टार्ट कर दिए जाते हैं डिफरेंट मेथड। मैं यहां पर इन सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा, लेकिन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, नेक्स्ट क्लास की वीडियो आएगी इमीडिएटली आफ्टर दिस, वहां पर मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। यहां पर हम लोग इन पॉइंट्स को कवर करते जाएंगे और अगली क्लास के अंदर हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को लेकर काफी डिटेल समझेंगे। डिफरेंट ट्रिक्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जहां से हर टाइप के क्वेश्चन आपके बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के होने लग जाएंगे। तो ये अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं तो सबसे पहला इसमें पॉइंट बताया जाता है कि जो भी फॉर्म आपको दी है, ईदर इट इज एलिमेंटल फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म, ईदर इट इज एलिमेंटल फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म, आप सबसे पहले इसको एक बॉक्स में लिख लें। बॉक्स में लिखते इसलिए हैं क्योंकि वी कैन नॉट चेंज, इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 और 3 और वट एवर वैल्यू, हम यहां पर या यहां पर या यहां पर कुछ नहीं लिख सकते। हमेशा हम लोगों को ये जो मैं डॉट्स लगा रहा हूं, यहां पर ही हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में स्टोइकोमेट्रिक क्रिएट करनी पड़ती है, यानी यहां पर हम लोग अपने नंबर्स को लिखकर ही बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर कुछ वैल्यू लिखूंगा या इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, होल थ्राइस कर दूंगा, ऐसा कुछ भी अलाउड केमिस्ट्री में नहीं होता। इसलिए ये नंबर्स को हम देखते हैं, ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट का पार्ट होता है एंड दिस इज द प्रोडक्ट पार्ट। द नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज एटम शुड बी इक्वल टू बोथ द साइड, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। मैग्नीशियम 1 यानी ये तो सही है। ऑक्सीजन 2 अब ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मैंने सपोज करिए यहां पर 2 लिखा। जैसे मैंने बताया कि मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के ऊपर डिटेल बढ़िया सी वीडियो 10th सीबीएसई को सोचकर ही बनाऊंगा, तो उसकी चिंता मत करिए। यहां पर जैसे ही 2 लिखा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहां पर 2 आ गया। अभी मैग्नीशियम यहां 1 है, सिमिलरली अगर मैं यहां पर 2 लिख दे रहा हूं तो नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इस फॉर्म को हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस को, केमिकल चेंज को हम इन स्टेप्स के ऊपर अगर समझना शुरू करेंगे तो हमारी जो टॉपिक की क्लैरिटी है, सब्जेक्ट की क्लैरिटी है, वो बहुत ही अच्छे से आना शुरू हो जाएगी और हमारा जो सिलेबस है वो काफी स्मूथ हमारे लिए काम करने लग जाएगा। सो दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 में एक ये वाला पॉइंट काफी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि आप मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों करते हो या क्लीन क्यों करते हो। इसका पॉइंट मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। लॉजिक क्या होता है बेटा, नाउ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट टू एक्सप्लोर। इस पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लोर करके आपको बता रहा हूं कि मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बाय यूजिंग सैंड पेपर। सैंड पेपर को लेकर आप इसको क्लीन क्यों करते हैं। तो इसका लॉजिक बेटा ये है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही एक्सपोज करके रखा जाए एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन होती है, तो धीरे धीरे अगर हम इसको गर्म ना भी करें, यहां तो हम हीट कर रहे हैं, इसको बर्निंग पे डाल रहे हैं, तो ये प्रोसेस बहुत ही तेजी से हो जा रहा है। लेकिन अगर इसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन भी मिल जाए तो भी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो होता यह है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग आ जाएगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो वो अच्छा रहेगा कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ कर लें, क्लीन कर लें सैंड पेपर से, उसके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर दें और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जैसे ही रिमूव होगी, मैग्नीशियम प्योर फॉर्म में एक्सपोज होगा और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो यहां पर हम लोगों ने देखा है वो हो पाएगा। तो आई थिंक एक्टिविटी नंबर 1 विद ऑल दीज रिस्पेक्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब एक्टिविटी नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए एक्टिविटी नंबर 2 में ये बोल रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर
हम लोगों ने डाला लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट के बाद हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस किया पोटेशियम आयोडाइड। तो व्हाट केमिकल चेंजेस विल टेक्स प्लेस, व्हाट वुड बी योर ऑब्जर्वेशन, दिस इज योर एक्टिविटी 1.2। बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको पूरे कंसेप्ट को समझ ले रहे हैं केमिकली, तभी हम लोग को बात पूरी पता चलेगी। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, PbNO3 होल ट्वाइस। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट व्हेन combined with potassium iodide, it actually form yellow color precipitate with of lead iodide। यानी होना यहां पर यह है बेटा कि जैसे ही आप ये दोनों चीजों को मिक्स करेंगे तो यहां पर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। किस चीज के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे? लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी भी लिखते हैं, ये फॉर्म हो जाएंगे, ये बन जाएंगे। तो अब हमें ऑब्जर्वेशन तो समझ में आ गई कि होने क्या वाला है। अब हमारे पास फिर से वही 3-4 बातें आती हैं कि सबसे पहले हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें रिएक्शन की, यानी डिस्क्राइब कैसे करते हैं रिएक्शन को। एक बार फिर से लिखकर देखते हैं कि व्हेन लेड नाइट्रेट react with potassium iodide, then it form yellow colored PPT precipitate of lead iodide। तो देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने लिखी है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए, लेकिन इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। दूसरा मेथड हमारे पास क्या आ गया कि हम वर्ड इक्वेशन लिखें। क्या लिखें? वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि लेड नाइट्रेट, तो हमने लिखा यहां पर लेड नाइट्रेट, रिएक्ट विद यानी प्लस लगा दिया, पोटेशियम आयोडाइड, ये लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए। तो ये है आपके रिएक्टेंट्स, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। अब राइट साइड में क्या होने चाहिए? प्रोडक्ट होने चाहिए। तो राइट साइड में हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड, फॉर्म लेड आयोडाइड, और साथ में कोई बाई प्रोडक्ट बनता है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि बाई प्रोडक्ट इसमें पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट ये बनता है। ये क्या होगी बेटा? कई बार क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछता है कि वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना? तो वहां ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है। यहां पर ये सब क्या हो गए? ये हो गए आपके प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ऑलवेज रिटर्न बिफोर एरो, रिएक्टेंट हमेशा बिफोर एरो लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा आफ्टर एरो लिखे जाते हैं। ऑल्दो ये सब बातें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी जब स्मूथली हम स्टार्ट करते हैं किसी सिलेबस को तो हमें बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहां से हमारी नॉलेज बहुत अच्छे लेवल तक ले जाना आसान होता है। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्केलेटल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो हम इन सभी के केमिकल फॉर्मूला और सिंबल्स को यूज करते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट आप लोग को पता ही है अब तो कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस। पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, गिविंग लेड आयोडाइड यानी PbI2 अलॉन्ग विथ पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि लेड आयोडीन के साथ चला गया तो पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इस इक्वेशन को बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। तो कई बार वो बोलते हैं कि स्केलेटल इक्वेशन लिखो, तो इसका मतलब वहां पर बैलेंस करने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है कि आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस इक्वेशन में इसी रिएक्शन को, दिस इज द स्केलेटल रिएक्शन, इसी रिएक्शन को मैं बैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में बनाता हूं। इसके लिए क्या रूल हमें बताए गए हैं
बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं अभी, धीरे धीरे एडवांस होता चला जाएगा, बड़ा मजा आने वाला है, तो बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं या एलिमेंट्स हैं उन सभी को आप अपने बॉक्स में डाल दें, क्योंकि समझ में आ गया होगा कि वी कैन नॉट राइट हेयर और इन बिटवीन, कुछ भी बीच में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि केमिकल फॉर्मूला आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से। लेड वन, ऑल्दो आप ये टेबल बनाकर लिखकर भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको ऐसा एक टेबल बना लेते हैं, यहां पर सॉरी यहां पर क्या करते हैं वो एलिमेंट्स लिख लेते हैं। मैं थोड़ा एग्जांपल बता दे रहा हूं, यहां पर वो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स बता देते हैं और थोड़ा सा आगे वो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स लिखकर इसको सॉल्व कराते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लगता है मुझे। ऑल्दो आप इस तरीके की टेबल को यूज कर सकते हैं, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर कितना है, राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स का नंबर कितना है, और उसको फिर आप मैथमेटिकली मैनेज करते रहते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, दैट आई विल डिस्कस कंप्लीटली इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो अगला क्लास आने वाला है, वहां बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं और वहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी ट्रिक भी बताऊंगा। जिन बच्चों को बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही उनकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाने वाली है नेक्स्ट क्लास के अंदर। खैर हम लोग थोड़ा सा 10th क्लास के बच्चे हैं तो थोड़ा तो अच्छा सा करना पड़ेगा। तो लेड वन है, नाइट्रेट यहां पर 2 है, नाइट्रेट यहां पर 1 है, तो यहां पर मैं इसको 2 कर ले रहा हूं। आयोडीन यहां पर 2, यहां पर 1, तो आयोडीन को हमने 2 कर लिया। पोटेशियम 2, इट मींस नाउ दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा, यहां पर एक ऑब्जर्वेशन रही, कई बार एग्जामिनर का इंटरेस्ट सिर्फ ऑब्जर्वेशन का होता है, तो याद रखिए कि पोटेशियम आयोडाइड यानी ये इसके येलो प्रेसिपिटेट बने हैं, तो येलो प्रेसिपिटेट मैं यहां पर लिख सकता हूं पोटेशियम आयोडाइड को लेकर। सो दिस इज योर एक्टिविटी 1.2। मुझे लगता है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया रिलेटेड विद द क्वेश्चंस। अब क्विकली स्टार्ट करते हैं 1.3 को और फिर लास्ट वाले टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे। तो बात करते हैं एक्टिविटी 1.3 में। 1.3 एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं बेटा, ये इन्होंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है और यहां पर इन्होंने एक कॉक लगा दिया, रबर कॉक लाइक दिस वे, और रबर कॉक के अंदर यहां पर लगा दिया गया है एक ग्लास पाइप। तो ये है आपकी रबर कॉक, ये है आपका ग्लास पाइप, और यहां पर इसको डाल के रखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूं H2SO4, और साथ साथ में ये ग्रेन्यूल्स इसमें डाल के रखे हैं। ग्रेन्यूल्स हैं यहां पर जिंक ग्रेन्यूल्स। एंड आस्किंग अबाउट द ऑब्जर्वेशंस। देखिए होता यहां पर ये है, अगर मैं एक जनरल बात करूं कि जिंक के ग्रेन्यूल्स व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर हम सबसे पहला पॉइंट बना रहे हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स, Zn लिख दे रहा हूं, आप पूरा जिंक चाहे तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो लिखी जाती है रिएक्शन की उस हिसाब से अगर लिखें तो जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक ग्रेन्यूल जब रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। इसी को अगर हम लोग वर्ड रिएक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि भैया जिंक है, जिंक पूरा वर्ड में ही लिखना होगा, सिंबल एक्सेप्ट नहीं करते। जिंक है, इसने रिएक्शन किया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, यहां पर ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर लिखने वाले हैं, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लिखने वाले हैं। तो ये आपके हो जाएंगे क्या, कौन, रिएक्टेंट। मुझे लगता है अब लॉजिक आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हैं आपके रिएक्टेंट्स, यहां लिख देते हैं रिएक्टेंट्स। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैंने जैसे बताया क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और सॉल्ट बन रहा है। तो एक तो आपका जिंक का सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट,
और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई आपकी वर्ड रिएक्शन। अब इस वर्ड रिएक्शन को किस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही आ गया ना, स्केलेटल रिएक्शन। यानी यहां पर हम सिर्फ सिंबल लिख देंगे, यानी Zn साथ में लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हमने ये तो रिएक्टेंट लिख लिए। प्रोडक्ट क्या हुआ? जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है ZnSO4 और साथ में रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन। नाउ आफ्टर दिस वी कैन बैलेंस द रिएक्शन फॉर द स्केलेटल रिएक्शन। लेकिन अगर आप यहां पर चेक कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऑलरेडी बैलेंस है। कभी कभी स्केलेटल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस होती ही है, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर होगी। यहां से रिलेटेड 2-3 ऑब्जर्वेशंस पूछते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक तो पॉइंट ये आता है कि जो हाइड्रोजन गैस है, रिमेंबर इट इवॉल्व, क्योंकि ये यहां से जाएगी और यहां से हाइड्रोजन गैस आपको बाहर निकलेगी। लेकिन जब ये निकल रही होगी तो यहां पर एक साउंड क्रिएट हो रही होती है। अगर हम कान लगा के सुनेंगे तो हमें पता चलेगा इट इवॉल्व विद पॉप साउंड, POP, याद रखना इस वर्ड को, पॉप साउंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको किसी गैस के लिए पॉप साउंड वर्ड ऐसा वर्ड मिलता है तो तुरंत आप समझ जाइए ये हाइड्रोजन गैस है। और यहां पर जिंक धीरे धीरे से डिसॉल्व होते हुए भी आपको दिखाई देगा। तो ये एक्टिविटी नंबर 3 के बारे में एक जनरल डिस्कशन था। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि ये तीनों एक्टिविटी से हम लोगों ने क्या सीखा, इसको क्विकली हम रिव्यू कर ले रहे हैं। देखिए, हम ये बोल सकते हैं जो डिफरेंट हमने तीनों एक्टिविटीज करी हैं, वहां पर हम देख रहे हैं जब केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं तो कलर की एक पॉइंट आया था, कलर चेंजेस हो रहे हैं, जो कि हमने लेड आयोडाइड के अंदर देखा था। और हमने क्या ऑब्जर्व किया? हीट भी यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं भी हमें गर्म करना पड़ रहा है, यानी हीट ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास है, यानी हीट चेंज आप कह सकते हैं, या हीट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, तो हीट ऑब्जर्वेशन भी आपके पास आ रही है। अभी अभी हमने देखा पॉप साउंड के साथ एक गैस निकलना, यानी गैस इवॉल्व, कोई गैस बाहर निकल सकती है। हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशंस आपको मिलते रहे यहां पर, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एशेस या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ स्टेट। कहीं लिक्विड यूज किया, कहीं पर सॉलिड यूज किया, कहीं पर गैसियस स्टेट के बारे में बात किया, कहीं पर वाटर के बारे में बात किया। तो डिफरेंट टाइप के स्टेट्स के बारे में भी हम लोगों ने यहां पर कुछ कुछ चेंजेस देखे, जो कि केमिकल चेंजेस हैं, और इनको ठीक ठीक से समझना अपनी एडवांस केमिस्ट्री की तरफ लेकर जाने के लिए बड़ा इजी रहेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल्स के बारे में, कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटेशंस हैं और उसको हमने कैसे रिमूव किया, बहुत जल्दी से हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है, अगर मैं लिमिटेशन की बात करता हूं, लिमिटेशन, ये वाला पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल। लिमिटेशन एंड रिमूवल की बात करता हूं किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। देखिए, सबसे पहला लिमिटेशन ये है जो अभी तक हमने सीखा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो पहला लिमिटेशन है कि स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नॉर्मली किसी केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस स्टेट है, ये नहीं बताया जाता। इसको रिमूव हमने कैसे किया, ये तो एक लिमिटेशन थी पुरानी। इसको हमने कैसे ठीक किया कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये रिएक्शन लिखी, Zn प्लस 2HCl गिव राइज टू ZnCl2 प्लस H2। तो हमने देखा कि भैया जिंक किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड के लिए एक सिंबल दे दिया गया S। HCl को देखा किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया L। जिंक क्लोराइड अगेन लिक्विड स्टेट में मिल रहा है आपको, तो यहां पर L लिख दिया। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में मिल रहा है, तो यहां पर G हमने लिख दिया। तो बाय दिस वे वी ओवरकम विद द लिमिटेशन ऑफ स्टेट। इस तरीके से हम लिमिटेशन ऑफ स्टेट को खत्म कर पाए, जिसके अंदर मैं आपको बता दे रहा हूं कि लिक्विड के लिए L, गैसियस स्टेट के लिए G, सॉलिड के लिए S, और कहीं एक्सेस ऑफ वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस यानी ज्यादा पानी,
एक्सेस ऑफ वाटर है तो एक्वस AQ ये सिंबल्स को यूज करना शुरू किया गया। ऑल्दो सभी केमिकल रिएक्शन में इन सिंबल्स को यूज करना इस स्टेट के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं माना जाता। वेयर एवर इट इज नेसेसरी, वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड, देन ओनली यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल इफ इट इज नीडेड। इन नॉर्मल कंडीशन नॉर्मली वी डू नॉट यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल इन आवर केमिकल रिएक्शन। अच्छा, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा लिमिटेशन है हीट, या फिर मैं बोलूं एनर्जी। हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो केमिकल प्रोसेस होते हैं वो मेनली 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक जिसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और एक वो जिसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक उन केमिकल प्रोसेसेस को बोलते हैं, एक्सोथर्मिक आर दोज केमिकल प्रोसेसेस which takes place with the evolution of heat और एनर्जी। किसी भी फॉर्म में हीट या एनर्जी पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पर हम इस टर्म को यूज करते हैं। या फिर एंडोथर्मिक की अगर मैं बात करूं तो विच, इन ये प्रोसेस कौन से होते हैं कि विच टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बोल सकते हैं, या कोई और फॉर्म की एनर्जी यहां पर यूज की जा सकती है। इनको हम डिटेल में आगे जब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे इनको काफी एक्सपोज करेंगे, काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका ये एक प्रॉब्लम थी कि हमें किसी केमिकल रिएक्शन को देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। इसके लिए ये सॉल्यूशन दिया गया कि अगर सपोज करते हैं ये आपस में रिएक्शन कर रहा है और ये AB बना रहा है, फॉर ये एक मैं जनरलाइज रिएक्शन लिख रहा हूं। अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की है तो इन्होंने कहा कि लेफ्ट साइड में आप हीट लिख दें। क्या लिख दें? लेफ्ट साइड में हीट लिख दिया जाए। और अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की है, ये रिएक्शन अगर इस कैटेगरी की है, तो आप राइट साइड में हीट मेंशन कर दें। ऑल्दो एडवांस केमिस्ट्री के अंदर तो हम उस हीट की वैल्यू को भी जान लेते हैं और वो वैल्यूज को भी लिख दिया जाता है। तो ये दूसरी मेन लिमिटेशन थी। अब थर्ड लिमिटेशन की बात करते हैं, इसको जल्दी से हटा देते हैं। तो एक लिमिटेशन थी कि हम लोगों को अबाउट concentration of reactant ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो डाइल्यूट है, पानी ज्यादा मिलाना है, कम मिलाना है। अब इसको सॉल्व कैसे किया गया? इसको सॉल्व किया गया बाय यूजिंग abbreviation like CONC and abbreviation like DIL. CONC for concentrated and DIL for dilute solution. यानी अगर पानी ज्यादा है तो DIL वगैरह लिख सकते हैं, और अगर concentrated है तो इसको हम लिख सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन के अंदर हम लोग देखें, like we are having Zn plus H2SO4, चलो दूसरी इक्वेशन ले लें, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, लाइक NaCl एंड H2SO4 वी आर हीटिंग। हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अगर हीट कर रहे हैं तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हीट किधर लिखना चाहिए मेरे को? इधर। तो मैंने हीट किया इसको एंड आई एम गेटिंग NaHSO4 along with HCl। अब अगर यहां पर बात करें कि सल्फ्यूरिक एसिड किस नेचर का है, NaCl कैसा है, तो NaCl हम कैसा ले रहे हैं? एक्वस। सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर हमें पता होना चाहिए कि भैया हमने कंसंट्रेटेड लेना है। अगर हम पानी ज्यादा मिला देंगे सल्फ्यूरिक एसिड में तो ये रिएक्शन ठीक से हो नहीं पाएगी। तो बाय दिस वे यू कैन यूज दीज एब्रीविएशंस। बहुत सिंपल सी बात है। फोर्थ लिमिटेशन क्या है? फोर्थ लिमिटेशन है अबाउट कंडीशन ऑफ रिएक्शन। काफी सारी केमिकल रिएक्शन एक स्पेसिफिक कंडीशन में होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने रिएक्टेंट मिलाया हमेशा ही प्रोडक्ट बन गया। लाइक हमारे पास N2 plus 3H2 गिव राइज टू 2NH3। ये एक रिएक्शन है।
where nitrogen is reacting with hydrogen and producing ammonia। लेकिन यहां पर इस रिएक्शन को कराने के लिए काफी सारी कैटलिस्ट को यूज करते हैं, कई सारी अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर हमें कैटलिस्ट या कंडीशन अबाउट, हमें अगर प्रेशर लिखना है तो हम ऑन द एरो लिख देंगे, टेम्परेचर के बारे में बताना है तो ऑन द एरो लिख देंगे, कैटलिस्ट के बारे में बताना है तो हम ऑन द एरो लिख देंगे। तो लाइक दिस वे जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मली ऑन द एरो लिखकर बताई जा सकती हैं। इस स्पेसिफिक रिएक्शन के बारे में मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि क्या इसका प्रेशर है, क्या है, वो सब आप आगे आगे हम सीखते चले जाएंगे, कुछ ऐसा टेंशन लेने की। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक प्रॉब्लम थी और इसको सॉल्व क्या किया गया कि प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट वगैरह की जो कंडीशन रिक्वायर्ड है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, उसको हमने कहां लिखना है। सो दिस इज अबाउट। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर गैस है तो गैस के लिए आप जी भी लिख सकते हैं और उसकी जगह आप एक अपवर्ड एरो का भी इस्तेमाल आजकल मॉडर्न केमिस्ट्री में किया जा रहा है। सिमिलरली अगर कोई सॉलिड है और सॉलिड है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, सॉलिड कैसा है, पीपीटी की फॉर्म में, उस केस में आप डाउनवर्ड एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसकी हेल्प से आपको अब कुछ कुछ अंदाजा लगना शुरू हो गया होगा, बेसिक कंसेप्ट आपका डेवलप होने लग जाएगा इस चैप्टर को लेकर, और हम बहुत ही स्मूथली चलने वाले हैं और आपको अच्छे से समझ में आता चलेगा। पूरी केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, सारे क्वेश्चन हम लोग सब मिलजुल कर सॉल्व करने वाले हैं। तो मुझे लगता है आज का क्लास अच्छा रहा। कीप लर्निंग एंड डू वेल।